हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट 4 डेज़ में आपके पास आप जानते हैं समय बहुत कम शेष बचा है, मोटा मोटी 4 दिन शेष बचे हैं। तो इन 4 दिनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है दरअसल तुक्का को लेके। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हमें गेस करना चाहिए, उनकी भाषा में वे इसे तुक्का की संज्ञा दे रहे थे। तो निश्चित ही आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर गेस करना ही होता है। तुक्का एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जिस हम तुक्का की बात करने जा रहे हैं वो एक साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच है। इसे आप इंटेलिजेंट गेस कहेंगे, ये तुक्का नहीं है। तुक्का एक अलग चीज़ होती है। तो इसी इंटेलिजेंट गेस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे आप जो है इस परीक्षा में इंटेलिजेंट गेस करके लगभग 7 से 8 सवाल डायरेक्टली आप सही कर पाएंगे। जितने भी सफल कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की बात की जाए, उनसे अगर आप बात करेंगे, उनसे आप उनकी स्ट्रेटजी के बारे में पूछेंगे तो वो बताएंगे कि निश्चित तौर पर उन्होंने 8 से 10 सवाल गेस के माध्यम से करेक्ट किए थे। आप जानते हैं टीना डाबी के अगर एग्जांपल लिया जाए तो उन्होंने जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे जो है 40 क्वेश्चन ठीक ठीक मैं कॉन्फिडेंटली कर पाई थी, लेकिन उसके बाद के जितने क्वेश्चन किए थे लगभग 15 क्वेश्चन उन्होंने गेस करके ही किए थे, जिसे आप बोलेंगे इंटेलिजेंट गेस। तो इसी टेक्निक को हम चर्चा करेंगे, राइट। चलिए आप शुरू करते हैं। इस इंटेलिजेंट गेस को आप छोटी सी स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं, और वो स्टोरी क्या है, मान लीजिए आप 4-5 महीने पहले किसी एक दोस्त से मिलते हैं और उससे आप 10-15 मिनट बातें करते हैं। कुछ समय पश्चात मान लीजिए आप 1 साल बाद उसको फिर से कहीं मिलते हैं, तो आप जब उसको देखते हैं तो आपको लगता है मैंने इसको कहीं देखा था। फिर आप जब 2-4 मिनट आप अपने माइंड पर प्रेशर देते हैं, रिकॉल करने का प्रयास करते हैं, तो आपको याद आ जाता है कि अच्छा मैंने इस व्यक्ति को वहाँ देखा था। एक्चुअली में ये दरअसल ये फला आदमी है, ये मेरी मुलाकात इससे वहाँ पर हुई थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी चीज़ें हम फीडबैक अपने अवचेतन माइंड में देते हैं वो सारे फीडबैक जो है हमारे अवचेतन मस्तिष्क में रच बस जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रश्न पत्र आपके सामने रखा जाएगा तो उसमें जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप उनको देख के लगेगा कि इस क्वेश्चन को मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका एक्चुअली में आंसर क्या है। तो उसको जब आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा आप टाइम देंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो उसका आंसर आप इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो मैं इंटेलिजेंट गेस कह रहा हूँ, जिसे मैं एक साइंटिफिक अप्रोच कह रहा हूँ, ये क्या है, किस प्रकार इसको आप अप्लाई करेंगे, इसकी क्या टेक्निक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 8 से 10 सवाल आप डायरेक्टली इससे सही कर पाएंगे। आप ध्यान रखेंगे, बस आपको क्या करना, सिली गेस नहीं करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब उनको कुछ नहीं आता तो क्या करते हैं, वो बस पेन उठाते हैं, बस रैंडमली कोई ऑप्शन सी पे टिक मारता है, कोई ऑप्शन डी पे टिक मारता है, ऐसे रैंडमली टिक करते हैं। वो गलत होता है। ये आपकी जो अप्रोच है एकदम गलत है, ये किसी तर्क पर बेस्ड नहीं होती। ऐसे आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे और निश्चित तौर पर नेगेटिवली आप अफेक्टेड हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। आपको करना क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जब आप गेस का सहारा लें, मान लीजिए आपने 90 या 95 क्वेश्चन आपने करेक्टली बनाए और इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सवाल बनाए भी नहीं जा सकते। कोई कैंडिडेट ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने 110 सवाल जो बनाए वो कॉन्फिडेंटली बनाए। निश्चित तौर पर वो गेस का सहारा लेता है। तो जब आप प्रश्न पत्र सॉल्व करें 95 क्वेश्चंस के बाद अगर आपके पास सवाल नहीं बन पा रहे हैं तो क्या करेंगे, वैसे सवालों को आपको छोड़ देना जो एकदम अजनबी हैं आपके लिए, जिन सवालों को आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, वैसा सवाल अगर आपके सामने तो उसको स्किप कर देना, उस पर आपको गेस नहीं करना। ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहला बिंदु। दूसरा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि आपको करंट अफेयर्स में गेस बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स में आप जानते हैं कोई आपके कंसेप्ट नहीं होते हैं। चीज़ें अगर आपको मालूम है, फैक्ट्स आपको मालूम है, तब आप उसको कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको छोड़ देना आपके लिए बेहतर रणनीति होती है। दूसरा, मैथमेटिक्स में भी आपको गेस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स आप जानते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसको सॉल्व करके ही आप उसको अटेम्प्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो मैथ्स में भी आपको गेस नहीं करना। अब गेस किस किस सेगमेंट में करना है और किस प्रकार करना वो आप सुन लीजिए। बाकी जितने सेगमेंट बच रहे हैं, चाहे वो जीएस का हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गई, इनफैक्ट यूपी स्पेशल, जितना आपका पूरा का पूरा जो पोर्शन बच रहा है उसमें आपको निश्चित तौर पे इंटेलिजेंट गेस करना होगा। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ सुन लेंगे। कोई सवाल अगर ऐसा है जिसमें चारों विकल्प आपसे अपरिचित हैं या आप उनसे अपरिचित हैं तो उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। कोई सवाल जिसके चारों विकल्प आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, कन्फर्म नहीं है, उसको आप क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। उस सवाल पे आपको कतई जो है
गेस नहीं करना। अगर आप उस पर कर रहे हैं तो ये आपके लिए किलिंग हो जाएगा, आपको निश्चित तौर पे नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा पॉइंट, कोई सवाल अगर ऐसा है जिसमें 3 ऑप्शन जो है, मतलब उसमें एक ऑप्शन के बारे में आप कंफर्म है कि ये सही हो सकता है यानी ये नहीं होगा, 3 ऑप्शन में आपको डाउट है कि ये इनके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं, तो आपको क्या करना, उस सवाल में आपने एक विकल्प तो एलिमिनेट कर दिया, 3 बच रहे हैं, 3 में आप ये एफर्ट लगाइए कि किसी भी तरीके से दिमाग पे जोर देके एक विकल्प को और जो है एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए। अगर आपने 2 विकल्प एलिमिनेट कर दिए और आपके पास शेष 2 विकल्प बचेंगे तो उसमें 50-50% का केस हो जाएगा, और निश्चित तौर पर अगर उसके बावजूद उसको जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपके लिए, आप देखेंगे पॉजिटिव साइड में आपके लिए साबित होगा, वो आपका निश्चित तौर पर सवाल सही होगा। ध्यान रखेंगे। तीसरा फैक्ट क्या है, तीसरा सवाल ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चन देखते ही आप उसमें 2 ऑप्शन पहले ही एक बारी में एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि ये ऑप्शंस तो नहीं होंगे, आपके पास शेष 2 विकल्प बचते हैं जिसमें आपको डाउट नहीं हो, मतलब डाउट्स होते हैं, या तो ये होगा या तो ये, मतलब जिसमें ईदर और आर की कंडीशंस बनती है उसमें 110% आपको गेस करना ही चाहिए। अगर जितने भी सवाल ऐसे मिल रहे हैं जिसमें 50-50% का क्राइटेरिया बन रहा है, 50-50% के चांसेस बन रहे हैं, ईदर आर वाली सिचुएशन बन रही है, उसको आपको स्किप कतई नहीं करना, उसको आप ज़रूर गेस करिएगा। अगर 5 से 8 सवाल आपने ईदर आर वाले, मतलब जिसमें 50-50% का चांसेस बन गया, उसको अगर आपने टिक किया, निश्चित तौर पर आपके 5 से 6 सवाल सही होंगे, चाहे आप इसको मॉक टेस्ट में करके देख लें। सारे जितने भी पास्ट में एग्ज़ाम्स हुए हैं, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद, जितने भी सफल कैंडिडेट्स हुए हैं उनसे एक्सपीरियंस लेने के बाद, जो कुछ मेरे एक्सपीरियंस है उन सारे एक्सपीरियंसेस को कंक्लूड करके आपके सामने डेटा पेश करता हूँ। इसमें आप कतई भी शक मत करिएगा। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दी और 50-50% का केस बन गया, तो उसको आप ज़रूर पिक करिएगा, ज़रूर टिक करिएगा, निश्चित तौर पे वो आपको पॉजिटिव साइड में लेके जाएगा। लास्ट पॉइंट ध्यान में रखेंगे, अगर आपको क्या ध्यान रखना, अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें 5 विकल्प का अगर कंसेप्ट देखा गया, मतलब जिसमें 5वां विकल्प भी रहता है, तो उसमें आप बहुत सावधानी बरतेंगे। अगर उसमें आपको 2 या 3 विकल्प में डाउट है, या ऑप्शन 5वां ऐसा है कि 1 या 1 से अधिक वाले, बहुत आप देखेंगे किलिंग क्वेश्चन होता है, इसको आप हो सके तो स्किप कर दीजिएगा, इसमें गेस मत करिएगा, ये ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा गर्ल्स मिस्टेक्स करती हैं। गर्ल्स क्या मिस्टेक्स करती हैं, उनको जब देखते हैं, एक मान लीजिए उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया, 70, 75 या 80, 90 क्वेश्चन जो भी बनाए, उसके बाद उनके माइंड, जो दिमाग का संतुलन है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो वो उनके दिमाग में जो है आप देखेंगे वो उपाभोग की स्थिति में आ जाती है, समझ में नहीं आता है कि उन्हें एक्चुअली क्या करना चाहिए, तो वो करती क्या है, एक तरफ से वो टिक मारती चली जाती है। वो करती क्या, 8 सवाल चूज कर लेती, 8 में एक ए टिक करती, फिर 8 सवाल में बी टिक करती, ऐसे वो जो है गेस करती हैं। एकदम कतई ये जो आप देखेंगे ये किलिंग अप्रोच होती, इसको आप मत यूज करिएगा, आपको एकदम बेकार कर देगा आपका स्कोर। आप जितना भी करें परफेक्ट करें, ठीक है, कम सवाल अगर आपने अटेम्प्ट किए 85 के, 90 के, 95 के, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, हो सकता है नॉर्मलाइज होके आपके स्कोर 120 वाले स्टूडेंट के बराबर पहुंच जाए। लेकिन अगर आपने इस प्रकार गेस कर दिया कि आप एक तरफ से टिक करते जा रहे हैं, तो ये आप नेगेटिवली आप इफेक्टेड हो जाएंगे और आप नकारात्मक रूप से चपेट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है, जितना भी करेंगे सॉलिड करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि जो इंटेलिजेंट गेस है कब किया जाता है, लगभग 95-100 सवाल जब आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंटेलिजेंट गेस करना होता है। ये नहीं आपने 70 सवाल किए और 70 सवाल के बाद ही आप गेस करना चालू कर दें। 70 सवाल के बाद अगर आप गेस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक नहीं थी, वो आपको निश्चित तौर पे नुकसान पहुंचाएगी, ये ध्यान रखेंगे। अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपको ये बिंदु बताए, एक बार इनको फिर से आप देख लीजिएगा। ये जो मैं आपको टेक्निक बताया हूँ, इसको मॉक टेस्ट में अप्लाई कीजिए। रिमेनिंग जो भी 4-5 डेज़ बचे हैं, 23 वाले जो बच्चे हैं या उसके बाद के जो बच्चे हैं उनके पास टाइम ज़्यादा है, इस टेक्निक को आप अप्लाई कीजिए मॉक टेस्ट में, और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ये टेक्निक अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे, आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसी शुभ नोट के साथ, इसी उम्मीद आकांक्षाओं के साथ, आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो, आप सबने बहुत अच्छे से तैयारी की, लगातार आप डटे रहें, आप लड़ते रहे हैं, आपने एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया, आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। बस अंतिम क्षण तक आपको हारना नहीं, बस लड़ते जाना है। और लड़ाई आपको कोई तलवार भाला लेके नहीं करना, बस आपको कॉपी पेन लेके ईमानदारी के साथ जो भी टाइम बचा रिलीजियसली उसको आप स्पेंड कीजिए, अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, इधर उधर मत भटकिए, किसी दूसरे की बातों के प्रभाव में मत आइए, अपने आप को दूसरों की बातों से आतंकित मत करिए। निश्चित तौर पर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा।
मेरी और मेरी सारी टीम की शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। तो दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।